हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं हूँ सान्या सोनी एंड वेलकम बैक टू लेट्स टॉक द एग्जाम, जो है एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और उसको अब तक लेके जाएंगे। तो पॉलिटी में, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे राजव्यवस्था। तो पॉलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो वही देखते हैं। फंडामेंटल राइट जानते हो, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं पे इकट्ठा होने का अधिकार है बिना हथियारों के। अगर आप कहीं पे बोलना चाहते हो, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हो, अगर आपकी उस आवाज़ को दबाया जा रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है, तो आप उनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं वो किसको जाके दोगे? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, आप हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वहीं पे जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट किसके अकॉर्डिंग काम करती है? ठीक है, आपको कैसे वो आपके न्याय दिलवाएगी? तो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, तो जो पॉलिटी में है वो मेनली हम आज की क्लास में पढ़ेंगे संविधान के बारे में, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉलिटी, जिसे हम हिंदी में राज व्यवस्था भी कहते हैं। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। ठीक है, तो संविधान में आज हम इसको बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान एक लॉ बुक होती है, ठीक है, कानूनी, जिसे हम लीगल बुक बोलते हैं। और इसके संविधान के फादर, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोला जाता है भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, जितने भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को अपनी आवाज़ उठानी है, तो वो सारे जितने भी हमारी कंट्री में चीज़ें हो रही हैं, जैसे भी हमारे स्टेट, हमारे राज्य, हमारा केंद्र कैसे काम करेगा, कैसे हमारी सरकार काम करेगी, कैसे स्टेट के अंदर सरकार को लाया जाएगा, कैसे इलेक्शन होंगे उनके, वो सारी चीज़ों की डिटेल इस संविधान में लिखी हुई है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इसको बनाने के लिए कम से कम जो हमारे फोर फादर्स थे, वो कम से कम 60 कंट्रीज के अंदर उन्होंने भ्रमण किया, टूर किया। वहाँ से उन्होंने अलग अलग कंट्री से एक एक चीज़ें उठाई और वो हमारी इस बुक में डाली है। तो संविधान का मेन काम क्या हुआ कि जितने, ये एक लीगल बुक है फर्स्ट। सेकंड चीज़ क्या होगा कि जो भी हमारी कंट्री है, जो भी हमारी स्टेट है, रन करता है, गवर्नमेंट चलती है, कैसे सरकारें चलती हैं, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू चलती हैं? संविधान के थ्रू चलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर अभी बता दिया, भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इसको हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने इसको एडॉप्ट किया था। लेकिन इसको लागू कब किया? संविधान लागू कब हुआ था हमारे इंडिया में? ये फोर्स में आया, मतलब लागू हुआ ऑन 26 जन 1950 में। जिस दिन 26 जनवरी को हम जिस दिन क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं, हमारा गणतंत्र दिवस बनाते हैं, और गणतंत्र से ही कॉन्स्टिट्यूशन आया है। तो कब फोर्स में आया? 26 जन 1950 को हमने संविधान को लागू किया था। ठीक है, तो संविधान का मेन काम यही होगा कि आपको अगर कहीं दबाया जा रहा है, आपका शोषण हो रहा है, या फिर पुलिस आपको लेके जा रही है, तो जितने भी अधिकार हैं हमारे, जितने भी सिटीजन्स, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में इंटरेक्शंस होता है, वो सारी इंटरेक्शंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, संविधान में लिखा है। संविधान को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही आया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या क्या चीज़ें, जैसे हम सिंपल बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, उसमें लिखा होता है कंटेंट, कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें लिखी होती है ना। वैसे ही संविधान के अंदर जब हमने इसको एडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास क्या था? तब हमारे पास टोटल 22 पार्ट थे। 22 पार्ट यानी कि 22 भाग थे, 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियां थी।
8 अनुसूचियां थी, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल प्लस 395 आर्टिकल्स थे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 22 पार्ट थे जब हमने इसको लागू किया था उस समय, 22 पार्ट थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद थे। बट अभी प्रेजेंट में कहें तो प्रेजेंट में 25 पार्ट है। अभी प्रेजेंट में वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में टोटल 25 तो इसके पार्ट हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 470 के आसपास हम आर्टिकल्स मानते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 470 नहीं है, आर्टिकल्स अभी भी 395 है। जैसे हम आर्टिकल्स को जोड़ देते हैं, कुछ हमें आर्टिकल्स को ऐड करना है हमारे संविधान के अंदर, तो हम किससे करेंगे, अमेंडमेंट से, यानी कि संशोधन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो जैसे कुछ पार्ट हो गए, जैसे 9A पार्ट है, 9B पार्ट है, 14A पार्ट है, ऐसे ABC करके हमने टोटल 470 आर्टिकल बना दिए। लेकिन ओरिजिनल देखें तो आर्टिकल कितने हैं, 395 हैं। अगर हमें जैसे जैसे टाइम चलता है तो उसके साथ साथ हमें सरकार को कुछ चेंजेस करने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू आर्टिकल्स को बढ़ा के क्लोज के थ्रू उसके अंदर डाल देता है। जैसे 9A हमने ऐड कर दिया, 9B ऐड कर दिया, 14A ऐड कर दिया। तो जब जिस टाइम पे हमने इसको लागू किया था उस टाइम हमारे पास 22 भाग थे, 22 में हमने 3 जोड़े, कितने ऐड किए, 3 जोड़े, कितने बन गए, 25 भाग। तो अभी वर्तमान में 25 भाग है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें हमने 9A ऐड किया, न्यायपालिका को, म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया, जो हिंदी में न्यायपालिका होती है। 9B में हमने ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और 14A में हमने ट्रिब्यूनल, जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट्स होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, वैसे ही ट्रिब्यूनल होती है। ठीक है, तो ये 9A, 9B, 14A, ये 3 पार्ट हमने ऐड किए, तब हमारे पास टोटल 25 पार्ट हो गए। वैसे ही पहले 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद हमने 4 अनुसूचियां और ऐड की, तो टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और 395 आर्टिकल्स में अभी 470 बता रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली कितने हैं, 395 ही है। बस हमने जैसे A पार्ट है, B पार्ट है, A पार्ट है, ऐसे ABC करके पार्ट्स को हमने जोड़ दिया है। इसीलिए जब उनको एक एक करके काउंट करते हैं तो टोटल 470 आर्टिकल्स होते हैं। तो ये थे हमारे, जैसे एक बुक के अंदर होता है कंटेंट, इंडेक्स, उन सब के बारे में, वैसे ही संविधान में टोटल कितने हैं, 25 भाग, 12 अनुसूचियां जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं, प्लस 470 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ओरिजिनल बोले तो 395 आर्टिकल्स हैं। और हमने फोर्स में कब लेके आए इसको, 1950 में 26 ऑफ जैन को। और कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है कि कैसे हमारी कंट्रीज रन करेंगी, कैसे हमारी सरकार चलाई जाएगी, कैसे सुप्रीम कोर्ट काम करेगी, वो सारी चीजें इस संविधान के अंदर लिखी हुई है कि कैसे जितने भी हमारे नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको न्याय दिया जाएगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें भारत के संविधान में लिखी हुई हैं। तो आज के सेशन में संविधान के अंदर जितने भी शेड्यूल्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स यानी अनुसूची। पहले कितनी थी, पहले थी 8, बट अब कितनी है, 12। कितनी जोड़ी हमने, 4, तभी 12 हुई। अब हम बात करेंगे एक एक शेड्यूल्स के बारे में, और आज की पूरी वीडियो में हम सारे शेड्यूल A to Z विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, बिल्कुल जीरो से। चलिए देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो पहली अनुसूची है उसमें ये बताया गया है कि भारत में स्टेट्स होंगे और यूनियन टेरिटरीज होंगी। किसके बारे में डिस्कस है, स्टेट्स प्लस यूटी। स्टेट्स यानी राज्य, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है स्टेट और यूटी के बारे में। इसमें टोटल आर्टिकल्स हैं 3, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। ये पार्ट 1 में ही आते हैं आर्टिकल्स। इसमें हम बात करेंगे कि स्टेट फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भारत है, BHARAT,
ईटी, भारत, जो भारत है हमारा इंडिया, भारत क्या होगा, संघ हो गया राज्यों का, मीन्स यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, जैसे कि हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर, तो यूटी में अभी आ गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्या हैं, राज्य और यूटी हैं, ठीक है। तो भारत क्या होगा, राज्यों का एक समूह होगा, एक पूरा कलेक्शन होगा राज्यों का, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, सारे किसमें आते हैं, भारत में ही आते हैं। तो भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, बट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या नहीं होगा, बट नॉट अ FED, बट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वो क्या नहीं होगा, स्टेट्स का फेडरेशन नहीं होगा। अब एक चीज होती है फेडरेशन, एक चीज होती है यूनाइटेड, यूनियन, ठीक है, एक होती है यूनिटरी, एक होता है फेडरल करेक्टर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है, वो क्या करता है, फेडरल और यूनिटरी, इन दोनों पे वर्क करता है। फेडरल का मतलब है पावर इक्वल दी जाती है, स्टेट को भी इक्वल पावर दी जाएगी, प्लस में केंद्र यूनियन को भी इक्वल पावर दी जाएगी। जैसे केंद्र काम करेगा वैसे ही स्टेट को पावर है कि वो अपने नियम बना सकता है, अपने कानून बना सकता है, वो है फेडरल पावर। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेट से पावर छीन लेते हैं। जैसे कि कई बार इमरजेंसी लगानी होती है तो स्टेट से पावर छीन ली जाती है, उस टाइम पे स्टेट काम नहीं करता, उसको ऑर्डर मानने पड़ते हैं यूनियन के। वो कौन सा कैरेक्टर होता है, यूनिटरी कैरेक्टर। जैसे कि हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप, जो नागरिकता है, वो सिर्फ एक ही नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में जाए तो 2 नागरिकता मिलती है, वहाँ पे स्टेट अलग काम करता है, यूनियन अलग काम करता है। वैसे ही हमारे इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो यूनिटरी कैरेक्टर है, ठीक है, बट पार्लियामेंट वर्क करती है एज अ फेडरल एंड यूनिटरी कैरेक्टर पे काम करती है। कई बार इमरजेंसी लगानी होगी तो यूनिटरी कैरेक्टर पे काम करेगी, अदरवाइज फेडरल कैरेक्टर पे काम करती है, जहाँ पे इक्वल पावर होती है स्टेट को और यूनियन को एज अ रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि भारत क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, स्टेट्स का फेडरेशन नहीं होगा। एक इसमें आर्टिकल नंबर 1 में एक एक्सप्रेशन आती है, आर्टिकल नंबर 1 में, कि यूनियन टेरिटरी, एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज इज नॉट, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो ये यूनियन ऑफ स्टेट है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक एक्सप्रेशन आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है, इसमें यूनियन ऑफ स्टेट भी होता है, प्लस में यूटीज भी आ जाते हैं, प्लस में जितनी भी हम एक्वायर करने वाले हैं स्टेट्स को इंडिया के अंदर, वो भी आ जाते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी को हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी इज नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट, बट द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज includes union of states plus united territory, union territory and other states जो एक्वायर है इंडिया के अंदर। तो ये है आर्टिकल 1 के अंदर की बात, कि कैसे हम यूनियन टेरिटरी को ये नहीं कह सकते कि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। टेरिटरी ऑफ इंडिया को हम बोल सकते हैं कि वो यूनियन ऑफ स्टेट है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे और जितने भी एक्वायर्ड होने वाले स्टेट्स हैं इंडिया के, वो आएंगे। उसके बाद शेड्यूल 1 में ही आर्टिकल 2 में ये बात बोली गई है कि अगर भारत, इंडिया अपने पूरे एरिया के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर और स्टेट्स को ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है, नई स्टेट बना सकता है। जैसे कि सिक्किम पहले बाहर का राज्य था, उसको हमने भारत में शामिल किया, तो वो आर्टिकल 2 के तहत किया कि जो बाहर के राज्य हैं, जो फॉरेन की जो कंट्रीज हैं, फॉरेन की जो स्टेट्स हैं, उनको हमारे इंडिया में शामिल करना भी शेड्यूल 1 के अंदर ही आता है। और थर्ड कंडीशन आर्टिकल नंबर 3 ये बोलता है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट को ये पावर होती है कि वो स्टेट्स की बाउंड्री या तो छोटी कर सकते हैं या बड़ी कर सकता है, ठीक है। बाउंड्री को कम करके एक नया स्टेट भी बना सकता है, या ये सारी चीज़ें भी कर सकता है। जैसे कि हमने अभी
पीछे आंध्र प्रदेश को तोड़ के उसकी बाउंड्री को कम करके हमने तेलंगाना एक नया स्टेट बनाया था। वो आर्टिकल नंबर 3 शेड्यूल 1 के अंदर ही आता है। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में ये बोला गया है कि यूनियन टेरिटरीज होंगे और स्टेट्स होंगे। ठीक है, और जितने भी इन सब की पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी, कि पार्लियामेंट को ये पावर होगी कि वो क्या कर सकते हैं, वो या तो हमारे भारत के अंदर नया स्टेट बना सकते हैं, बाहर की कंट्री के स्टेट्स को हमारे स्टेट में शामिल कर सकते हैं, और जितने भी स्टेट्स बने हुए हैं उनकी बाउंड्रीज को कम या ज़्यादा करके हमारे भारत में जोड़ सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। ये था फर्स्ट शेड्यूल। अभी हम आगे चलते हैं सेकंड शेड्यूल के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब चलेंगे सेकंड शेड्यूल के बारे में। दूसरी नंबर की अनुसूची। दूसरी नंबर की अनुसूची में आ जाता है पैसा। ठीक है, राज्य बन गया और सारी चीजें होगी, चलो पैसे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है अबाउट सैलरी। शेड्यूल नंबर 2 बताती है कि सैलरीज होंगी किनकी, गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, सीएम की, और कौन बच गया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उन सब की सैलरीज का प्रावधान कौन से शेड्यूल में है, सेकंड नंबर के शेड्यूल में है। सेकंड नंबर के शेड्यूल में पार्ट्स डाले हुए हैं, पार्ट ए से लेके ई तक। सेकंड नंबर शेड्यूल को हमने डिवाइड किया है पार्ट ए टू ई, जिसमें अलग अलग में ये बताया हुआ है कि जजेस की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कहाँ से उनको दी जाएगी, प्लस में प्रेसिडेंट को सैलरी कहाँ से दी जाएगी। तो सेकंड नंबर पे सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, सैलरी, यानी कि उनका वेतन। अभी चलते हैं हम थर्ड नंबर शेड्यूल पे। जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है। शपथ यानी ओथ। अभी हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, तो प्रेसिडेंट जब अपनी जिम्मेदारी संभालेगा उससे पहले वो शपथ लेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो भी चीज़ें हैं वो उसको शपथ लेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता कौन है, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे जो हमारे सीजेआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। सीएम बनते हैं तो सीएम को भी शपथ दिलानी पड़ती है, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। जितने भी ओथ और एफर्मेशंस हैं, जितने भी शपथ हैं और उनसे रिलेटेड जो कार्य हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की हो गई, सीएम की हो गई, गवर्नर की हो गई जो कि हेड होता है स्टेट का, प्रेसिडेंट जो कि हेड होता है पूरा यूनियन का, और जजेस की हो गई, तो इन सब की जो शपथ है वो कैसे दिलाई जाएगी, कैसे क्या कुछ प्रावधान रहना है, वो सारा किसमें है, शेड्यूल नंबर 3 यानी तीसरे नंबर की अनुसूची में शपथ से रिलेटेड बातें की गई हैं। तो हमने देखा पहला फर्स्ट क्या बताता है, पहला शेड्यूल कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरा कि सैलरी से रिलेटेड, किसकी कितनी सैलरी है, कैसे उनको सैलरी देनी है, कहाँ से उनकी सैलरी जाएगी, वो सारा प्रावधान सेकंड नंबर शेड्यूल में है। तीसरे नंबर की अनुसूची में हमने बताया है शपथ कि उनको ओथ कैसे दिलाई जाएगी, किस तरह से उनको ओथ दिलाई जाएगी, कौन इनको दिलवाएगा, वो सारी चीज़ें शेड्यूल नंबर 3 यानी कि अनुसूची नंबर 3 में डाली गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं अनुसूची नंबर 4, फोर्थ नंबर की अनुसूची, जिसमें ये बताया हुआ है सीट एलोकेशन, सीट्स एंड एलोकेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। कि जो सीट्स होंगी और एलोकेशन होगी, कौन से राज्य को कितनी सीट देनी है, कौन सी यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट हमें फिक्स रखनी है राज्यसभा के अंदर, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है अनुसूची नंबर 4 के अंदर। अब
आप सोचोगे कि राज्यसभा कहाँ से आ गई, लोकसभा कहाँ से आ गई, तो ये हाउस होते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो दो होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में, उनमें डिफाइन करेंगे कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। इनका मेनली टेन्योर तो बोला जाता है 6 साल का होता है, राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका, बट हर दूसरे साल उनका क्या होता रहता है, अलग इलेक्शन होता रहता है और आते रहते हैं, ठीक है, और मेंबर्स इंक्लूड होते रहते हैं हर 2 साल के अंदर। उसके बाद देखेंगे कि चौथी जो अनुसूची है उसमें ये बताया कि कितनी सीट कौन से राज्य को दी जाएगी। जैसे कि टोटल 250 सीट पहले थी, अभी तो नया बन गया है, उसमें अलग सीट का प्रावधान रखा हुआ है टोटल, ठीक है। तो राज्यसभा को कितनी सीट देनी है, स्टेट को कितनी देनी है राज्यसभा के अंदर, केंद्र शासित को कितनी देनी है, वो सारे किसमें है, चौथे अनुसूची के अंदर। अब नेक्स्ट चलेंगे हम 5th शेड्यूल के अंदर। 5th शेड्यूल क्या बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल रिलेटेड provisions of scheduled area and scheduled tribe। इसका मतलब ये है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, यानी कि अनुसूचित जो जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, उन सब का नियंत्रण कैसे करना है, कैसे उनमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, वो सारी चीज़ों का प्रावधान शेड्यूल नंबर, अनुसूची नंबर 5 में डाला हुआ है। ये स्पेशल कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और शेड्यूल्ड एरिया के लिए, कि उनको कैसे हमें सारे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे उनको नियंत्रण करना है, कौन से उनमें कानून लेके आने हैं, वो सारी चीज़ें किस में है, शेड्यूल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 में। अभी चलते हैं आर्टिकल नंबर 6 के अंदर। छठा आर्टिकल क्या कहता है, 6th आर्टिकल में भी यही चीज़ें हैं कि उसमें भी यही बोलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कि कैसे हम नियंत्रण करेंगे किसको। इसमें हमने 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट को रखा है, किसको, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, जिसको हम याद करेंगे ATMM से। ATMM, ATM तो समझते हो, ये जो मशीन होती है जिससे पैसा निकालते हो वही ATM होता है। तो ATM में इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ATM इज असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, इस M से मिजोरम, ये 4 स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, इन 4 स्टेट को हमने स्पेशली 6th कैटेगरी के अंदर, छठे अनुसूची के अंदर रखा है। इनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान बनाए जाएंगे, इन स्टेट के अंदर जो भी कानून बनेंगे या फिर जो भी इन स्टेट के अंदर नियंत्रण किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो सारे प्रावधान शेड्यूल नंबर, अनुसूची नंबर 6 के अंदर आएंगे। कौन से, ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये तो हमने 6 शेड्यूल के बारे में बात कर ली। चलिए जल्दी से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। यहीं पे फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट यूनियन, स्टेट एंड टेरिटरी, स्टेट्स ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरी के बारे में। सेकंड इज अबाउट सैलरी। थर्ड अबाउट शपथ, कि कैसे शपथ दिलाई जाएगी। चौथे में ये है कि कैसे हम सीट्स डालेंगे स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की राज्यसभा के अंदर। और छठा ये पांचवा ये बताता है कि कैसे हम नियंत्रण करेंगे, कैसे वहाँ पे कंट्रोल डालेंगे, कौन से, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जितने रिलेटेड प्रावधान है वो 5 में डाले गए हैं। 6 में डाले हैं हमने कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब के, हमने डाले हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से रिलेटेड जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इन 4 स्टेट को हमने छठी अनुसूची में डाला है। और यहाँ पे इनसे रिलेटेड जितने भी प्रावधान होंगे वो सारे छठे शेड्यूल के अंदर, छठी अनुसूची के अंदर बनाए जाएंगे। आगे चलते हैं 7th शेड्यूल के ऊपर।
चलिए अभी देखते हैं 7th शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 7, अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में क्या होगा कि कैसे हम पावर का बंटवारा करेंगे। ठीक है, पावर का बंटवारा मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, कि कैसे केंद्र की और जो राज्य की पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उनका बंटवारा हम कैसे करेंगे। ठीक है, उन राज्य की शक्तियों को भी बांटा गया है। हमने भी बोला कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में आते ही कि हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी दो चीजों पे चलता है। फेडरल यानी सभी दोनों को अलग अलग पावर है, केंद्र को अपने अकॉर्डिंग पावर है, अपने अकॉर्डिंग रूल बनाने की पावर है, वैसे ही राज्य को भी अपने राज्य के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो बनाने की आवश्यकता है ताकि वो अच्छे से अपने राज्य को चला सके। इसीलिए हमने 7th शेड्यूल में क्या डाला है कि कैसे हम इनकी जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा करेंगे, किसका, केंद्र और राज्यों की। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 लिस्ट होती हैं। 7th शेड्यूल में हम 3 लिस्ट डालते हैं, जिसमें पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। इसको हम बोलते हैं केंद्र सूची, दूसरी है राज्य से रिलेटेड, और कंकरेंट को बोलते हैं हम समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची जितने भी होंगे इसमें टोटल 98 के आसपास सब्जेक्ट हैं। टोटल इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, 98। इसके पास हैं 62 और इसके पास जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो है 52। ठीक है, पहले इसके पास सब्जेक्ट थे 97। ये 97 के ऊपर 97 सब्जेक्ट 97 चीजों के ऊपर क्या बनाता था, कानून बनाता था। यूनियन लिस्ट का मतलब है इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा, केंद्र। स्टेट लिस्ट में जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो बनाएगा राज्य। और कंकरेंट लिस्ट में क्या करेंगे, यूनियन प्लस स्टेट, यूनियन भी कानून बनाएगा और स्टेट भी कानून बनाएगा। ये दोनों मिलके इसके ऊपर क्या बना सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकते हैं। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, केंद्र में पहले थे टोटल 97 सब्जेक्ट, अभी है 98 सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर यूनियन लिस्ट कानून बनाएगी। इसमें स्टेट लिस्ट में पहले थे 66 सब्जेक्ट, बट अभी घटा के कितने कर दिए, 62 कर दिए। अभी स्टेट को पावर है कि वो जो 62 सब्जेक्ट हैं, उनके 62 सब्जेक्ट के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं उनके ऊपर वो कानून बना सकती हैं। इसमें पहले शायद 47 थे या 48 थे, इतने कुछ सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी है 52, बढ़ा के 52 कर दिए। इन पे जो कानून बनेगा, जो समवर्ती सूची में जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, यूनियन और स्टेट आपस में बातचीत करके मिलके इस पे क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। जैसे कि एजुकेशन है, शिक्षा को अभी किस में डाला गया है, समवर्ती सूची में डाला गया है। क्यों, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो क्या कर सकता है, स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। तो ये आप सारे सब्जेक्ट्स अभी देखना, ये आपका काम है कि ये 98 सब्जेक्ट कौन से हैं, ये 62 सब्जेक्ट कौन से हैं और ये 52 सब्जेक्ट कौन से हैं, ये आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं शेड्यूल नंबर 8 के अंदर। 8 नंबर शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं, हम कहाँ तक पहुंच गए, 7 तक, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अभी हम बात करेंगे 8 नंबर शेड्यूल के बारे में। 8 नंबर शेड्यूल में बात की गई है, जस्ट वेट, एट नंबर शेड्यूल। अब हमने देखा 7th नंबर शेड्यूल, अभी चलेंगे हम 8वें नंबर शेड्यूल में। 8वें नंबर शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है भाषाओं को, किसको, लैंग्वेज। 8th शेड्यूल इज अबाउट लैंग्वेज, यानी कि भाषाएं। ठीक है,
8वें नंबर शेड्यूल में 8वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें हम पढ़ते हैं टोटल भाषाओं के बारे में। कितनी भाषाओं के बारे में? 22 भाषाओं के बारे में। लेकिन पहले कितनी थी? पहले भाषाएं कितनी थी? 1967 से पहले, इससे पहले टोटल 14 भाषाएं थी। उसके बाद में हमने संशोधन करके संविधान के अंदर बाकी की भाषाओं को जोड़ा। ठीक है, जैसे हमने पहला संशोधन किया 1967 के अंदर, जिसमें हमने सिंधी को जोड़ा। इसमें हमने जोड़ा सिंधी लैंग्वेज को। उसके बाद में 1992 में हमने दोबारा संशोधन किया, इसमें 3 भाषाओं को और जोड़ा, जिसमें थी नेपाली, मणिपुरी और एक और थी, शायद मणिपुरी थी, नेपाली थी। और 2004 में हमने दोबारा संशोधन किया, उसमें हमने 4 भाषाओं को जोड़ा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इसमें थी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली, इसमें थी कोंकणी, मणिपुरी और अगली थी नेपाली। तो हमने 3 भाषाएं जोड़ी 1992 में। उसके बाद 2004 में हमने 4 भाषाएं और जोड़ी, जो थी मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं हमने जोड़ी। उसके बाद 14 से टोटल कितनी हुई? 22 भाषाएं। इसीलिए हमने 8th शेड्यूल में जो 8वीं अनुसूची है वो किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देती है? हमें 22 भाषाओं के बारे में, जिसमें पहले थी 14, बाद में हमने और जोड़ी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कितनी भाषाएं जोड़ी? 8 भाषाएं और जोड़ी 14 के अंदर, तब कितनी बनी? 22 भाषाएं। और कौन सी जोड़ी थी? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ये भाषाएं हमने संविधान के अंदर संशोधन करके जोड़ी थी। उसके बाद चलते हैं 9th नंबर के शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पहली बार संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, वो 9th शेड्यूल में ही हुआ था। वो हुआ था 1951 के अंदर। और 1951 में हमने पहला संशोधन किया था संविधान में, जिसमें हमने 9th नंबर की जो अनुसूची है उसको जोड़ा था। ठीक है, तो 9th नंबर की अनुसूची में किसके बारे में बताया हुआ है? अभी देखेंगे 9th नंबर का शेड्यूल। 9th नंबर में हमने भूमि सुधार के बारे में बात की है। 9th नंबर के शेड्यूल में जो 9वें नंबर की अनुसूची है, ये हमने 1951 के अंदर हमने पहला संशोधन किया भारत के संविधान के अंदर, जिसके थ्रू हमने 9वें शेड्यूल को, जो 9वीं अनुसूची है, उसको जोड़ा। इसमें भूमि सुधार के बारे में बात की गई है, और जितने भी एक्ट हैं, एक्ट एंड रेगुलेशन, उनको कैसे लागू किया जाएगा, उनको कैसे वैलिड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें 9वें शेड्यूल के अंदर लिखी गई हैं। इसमें हमने क्या किया था? 9th शेड्यूल के अंदर हमने जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म किया था। क्या किया था? एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसमें हमने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया था, और इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या नहीं होंगे? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। मतलब इसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कार्रवाई नहीं कर पाएगी। लेकिन बाद में हमने क्या किया? बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू इसमें इस चीज़ को जोड़ा गया कि अगर संविधान के बेसिक कैरेक्टर या किसी भी बेसिक कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वो मैटर या फिर किसी के फंडामेंटल राइट्स को रोंधा जाएगा या उनको नहीं दिए जाएंगे फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन्स को, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ये प्रावधान हमने बाद में डाला था। ठीक है, लेकिन उन 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बात की गई थी कि कैसे एक्ट और रेगुलेशन को वैलिड किया जाएगा, जो कानून बनेंगे उनको कैसे लागू किया जाएगा, और
जमींदारी सिस्टम है उसको कैसे खत्म किया जाएगा, और जो स्टेट है वो कुछ सब्जेक्ट पे काम कर सकता है, ये 9वीं अनुसूची में हमने डाला था। ये थी 9वीं अनुसूची, जिसको ये बोला गया था कि इसके सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले पाएगी या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। बट अगर बेसिक कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म किया जाता है, वो डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। उसके बाद बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल के अंदर हमने जोड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम अदल बदल कानून कहते हैं। ये हमने जोड़ा था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 52वें संशोधन के दौरान हमने अदल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा। अदल बदल कानून में क्या होगा कि जितने भी मेंबर हैं उनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर है उनको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अपने पद से हटाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अदल बदल कानून के अकॉर्डिंग वो 10वीं अनुसूची में डाला गया। अदल बदल कानून है क्या, जैसे कि कोई भी एक मेंबर है वो किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, वो जीतता है हारता है वो तो आगे की बात है। अगर जीतने के बाद या हारने के बाद वो अपनी पार्टी को चेंज करना चाहता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसको ना ही तो उस पार्टी में जगह मिलेगी ना ही उसमें मिलेगी। लेकिन अगर इलेक्शन होने से पहले वो अपनी पार्टी बदलना चाहता है तो वो बदल सकता है, ठीक है। जैसे कोई कांग्रेस से बीजेपी में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है तो कांग्रेस वाला बीजेपी में आना चाहे या फिर अपनी पार्टी बदलना चाहे तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो ये किसमें है, ये 10वें अनुसूची के अंदर डाला हुआ है। अगली है 11th नंबर की अनुसूची। 11th नंबर की जो शेड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल मानते हैं। इसमें हमने पंचायत के बारे में बताया है। इसमें किसके बारे में बताते हैं, पंचायत के बारे में। ग्यारहवें नंबर की अनुसूची बताती है पंचायत के बारे में। पंचायत जो क्या होती है, पंचायत क्या है, पंचायत का काम होता है जितने भी गांव के लोग हैं उनका डेवलपमेंट करना, गांव का विकास करना। गांव का विकास करना पंचायत का काम होगा। ये हमने डाला था 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992 के अंदर। इसको हमने क्या किया था, इसमें डाला था। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। जो पंचायत का कानून था उसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। और पंचायत का कानून लाया गया, कब लाया गया, 72वें संशोधन के दौरान 1992 में। लेकिन वो लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 में उसको लागू किया गया। पंचायत का काम बता दें, ये गांधी जी का बोलते हैं, गांधी जी का सपना माना जाता है पंचायत, कि जैसे शहर को डेवलप किया जा रहा है, केंद्र को डेवलप किया जा रहा है, एक राज्य को डेवलप किया जा रहा है, वैसे ही हमें गांव पे भी ध्यान देना चाहिए। तो गांधी जी का जो ये वो सपना था पंचायत वाला, वो 1993 में पूरा हुआ। सबसे पहले जो पहली पंचायत थी वो नागौर जिले में डाली गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंचायत सबसे पहले जो पंचायत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 में पहली पंचायत हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगड़ गांव में पंचायत का आयोजन किया था। किसकी सिफारिश पे, बलवंत राय मेहता के कहने पे उन्होंने पंचायत नागौर जिले में पहली इकट्ठी करी थी। उसके बाद पंचायत फिर उसके बाद गांधी जी ने काफ़ी फोर्स किया कि हमें ग्रामीण के डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए और चीज़ों पे काम करना चाहिए, गांव को सुधारना चाहिए, वहाँ पे औरतों को एक
औरतों का भी स्थान होना चाहिए पंचायत में, औरतों को भी शामिल करना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, काफ़ी अच्छे से हो। इसलिए आज भी 30% सीट जो कहते हैं वो औरतों की फिक्स है, ठीक है, रिजर्व्ड होती है 30% सीट। 1/3 बोल सकते हो, जितने भी टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका 1/3 कर दो, 1/3 कर दो, उतनी जो सीट्स हैं टोटल पॉपुलेशन में से जितने मेंबर हैं उनका 1/3 वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होगी। तो इसीलिए पंचायत किसका सपना था? गांधी जी का सपना था। पंचायत का एम यही था कि कैसे हम गांव को डेवलप करें, कैसे गांव का विकास करें। वो हम कानून लेके आए 72वें संशोधन के दौरान 1992 में, लेकिन वो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 के अंदर। और पहली पंचायत कब बनाई थी? नागौर जिले के अंदर बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और किसके कहने पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को ये बगड़ गांव में, नागौर जिले के, वहां पे पहली पंचायत का ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद चलते हैं 12वें संशोधन, 12वीं अनुसूची पे। 12th अनुसूची बताती है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। म्युनिसिपैलिटीज यानी न्यायपालिका, कि न्यायपालिका कहाँ पे काम करती है? शहरों में काम करती है। तो न्यायपालिका को हमने कौन से संशोधन से डाला था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। लेकिन ये फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। इसमें जो टोटल सब्जेक्ट थे वो 18 सब्जेक्ट थे, लेकिन पंचायत के अंदर कितने सब्जेक्ट थे? टोटल 29 सब्जेक्ट थे। इसको न्यायपालिका को कब लागू किया गया? 1 जून 1993 को। और ये संविधान में कौन से संशोधन के थ्रू लाया गया? 73वें संशोधन के थ्रू लेके आया गया। पंचायत जो है वो मेनली 3 लेवल पे काम करती है। विलेज पे काम करती है, जोन पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज, सिटीज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और जो 9A पार्ट जो हमने ऐड किया था वो इसी संशोधन के थ्रू हमने ऐड किया था, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स। 12 न्यायपालिका शहर में काम करती है बेसिकली। ये थे टोटल 12 अनुसूचियां जो हमने एक से लेकर बिल्कुल अच्छी तरह डिस्कस की। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट किसके बारे में बताती है? यूनियन टेरिटरी के बारे में, स्टेट के बारे में। सेकंड इज अबाउट सैलरी, कि वेतन कितना होगा जितने भी हमारे मिनिस्टर्स और मेंबर्स काम कर रहे हैं और जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काम कर रहे हैं। तीसरा ओथ के बारे में बात की थी। फोर्थ की सीट और एलोकेशन कितनी होगी राज्यसभा के अंदर। फिफ्थ में शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो प्रावधान है वो फिफ्थ के अंदर है। सिक्स्थ जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जैसे कि ATM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वो बात उनके जो नियंत्रण है, उनका जो कंट्रोल है वो सिक्स्थ में है। सेवन्थ की हम स्टेट और यूटी की पावर को, जो यूनियन है और स्टेट है, राज्य है, उनकी पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें 3 सब्जेक्ट थे, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। संघ, केंद्र, राज्य और समवर्ती। यूनियन को हम केंद्र भी बोलते हैं, संघ भी बोलते हैं। उसके बाद एट्थ में आए थे जिसमें भाषा से रिलेटेड सारे प्रावधान थे कि पहले 14 थे, बाद में हमने 22 करी, 8 और जोड़ी। उसके बाद 9th शेड्यूल जिसमें भूमि सुधार के बारे में बात की हुई है, कैसे एक्ट और रेगुलेशन को हम वैलिड करेंगे, कैसे भूमि सुधार पे हमने काम किया, कैसे जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, और उस पर जितने भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में ये बोला कि अगर बेसिक कैरेक्टर उनका खत्म हो जाता है या डैमेज हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम 9th शेड्यूल के जितने भी मैटर्स हैं उनको लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 10th शेड्यूल में अदल बदल कानून आया जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई। 11th शेड्यूल में पंचायत आई थी और 12वीं अनुसूची के अंदर हमने न्यायपालिका को शामिल किया था। तो ये थे टोटल 12 अनुसूचियां जो हमने बिल्कुल जीरो से लेके अब तक उसका डिस्कशन कर लिया है। अब आगे आने वाले जो सेशन है उसमें हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।